सेशन यस। तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके ओके, मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने के लिए अपने एंड से। हेलो एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके। रिकॉर्ड कर लेना, मे बी जिन जो अथी नहीं होंगे या जो लेट से ज्वाइन बाद में अथी, कुछ कुछ इनके बैचमेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक दो दिन बाद भी ज्वाइन करें, ओके ओके, तो मैं उन लोग मैं के मैं बैकअप रिकॉर्ड में। कर लूँगा। यस, मैं कर लूँगा ठीक है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कर लो, मैं बाद में तुमसे। ठीक है, तुम इन लोगों को हैंडल करो, मैं मुझे दूसरी बैच लेनी है तो मैं वो एग्जिट ओके कर रहा ओके हूँ। ओके, थैंक यू अतुल। ओके। ओके, तो हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी हैं वो लास्ट सेशन में थे, राइट? ऑलमोस्ट एवरीबडी यू वर देयर इन द लास्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग ने केवल पाइथन के बारे में देखा था कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है ओवर एनी अदर लैंग्वेजेस दैट आर अवेलेबल देयर। और आप लोग शायद सी लैंग्वेज से आ रहे हैं, तो आपको पता है कि बेसिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर काम कैसे होता है। जस्ट बेसिक हमने देखा था, वो सारा डिफरेंसेस की। बाकी आपको उसका कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं कि हमने लास्ट क्लास को अगर मिस भी कर दिया तो हम लोग पूरा बेसिक से आज भी शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपका जो पाइथन लैंग्वेज है वो कहीं पे रन कर रहा होगा। तो उसके लिए अभी मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरा स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। पाइथन के केस में इज़ माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। Yes, ओके, तो सबसे पहले पाइथन को रन करने के लिए, चूंकि मेरा ये जो इन्वायरमेंट है ये जुपिटर है, तो आपको सबसे पहले, अगर आप सभी के पास लैपटॉप है yes, sir. तो हाँ सर। ओके, तो यू कैन गो टू python.org, और वहाँ जाने के बाद Yes, आप, sir. दिस इज़ जस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पस। जिनके पास लैपटॉप है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से पाइथन। पाइथन जो भी वर्जन अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद बेसिक बेसिक गो थ्रू कीजिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर आप पाइथन अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज़ कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी चल जाता है पाइथन बेसिक। बट अगर आपको एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जो कि जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें डेटा साइंस के लिए जुपिटर वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें ऑटोमेटिक डाउनलोडेड होती हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि आपको anaconda.org पे जाना है, वेबसाइट पे। ये दोनों सॉफ्टवेयर ओपन ओपन सोर्स है, पाइथन भी अपने आप में ओपन सोर्स है और एनाकोंडा भी अपने आप में सॉफ्टवेयर है। अब ये पाइथन और एनाकोंडा स्नेक्स के नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये किसी सॉफ्टवेयर ने ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें नाम नेमिंग कन्वेंशन, कल कोई पूछ रहा था कि सर इसका नाम पाइथन क्यों है, अब ये मत पूछना इसका नाम एनाकोंडा क्यों है। तो नेमिंग कन्वेंशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या रखना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपका जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो विंडोज़ में एक जुपिटर नोटबुक करके आपके पास एप्लीकेशन, एनाकोंडा में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्पाइडर है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। वो उसमें से एक आपको जुपिटर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ से आप रन करके न्यू फाइल कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मेरे पास है बना हुआ, तो वहाँ से आप, ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग में से सभी के पास पाइथन इंस्टॉल्ड है? Yes, sir. नो सर। ओके, तो No, जिन, sir. लो सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट लैपटॉप है आप लोगों के पास, राइट? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि पाइथन का एक ऑनलाइन कंपाइलर आता है, आप वहाँ से भी सर्च करके, यहाँ से ये जो programmist.com करके वेबसाइट है, विजिबल है ना मेरा स्क्रीन में जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. विजुअल। ओके ओके, तो यहाँ पे आप जाके, आप यहाँ ये इन्वायरमेंट ऑन डिमांडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कोड को यहाँ पे टाइप करके और यहाँ पे इसका इंटरप्रेटर पे आउटपुट देख सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट इंस्टॉल पाइथन इन देयर लैपटॉप, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन पे रन कर सकते हैं राइट टाइम पे। ये बेसिक सर रिक्वायरमेंट। हाँ। गूगल यस। गूगल कोलैब सर। हाँ, वो गूगल कोलैब भी इन्वायरमेंट है, वहाँ भी आप रन कर सकते हैं। वो भी जस्ट, ये जो जुपिटर इन्वायरमेंट है ना, ये जुपिटर इन्वायरमेंट को क्लाउड पे डाल दिया है, और क्लाउड पे इसको गूगल कोलैब ने मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वैसा इंटरफेस देती हैं, जैसे कैगल है, वहाँ पे भी डेटा साइंस का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल्ड रहता है। तो वो काम क्या कर रहा है कि बैकग्राउंड में ना यही जुपिटर जो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ वो उसको डाला हुआ है वहाँ पे उन्होंने। तो सेम चीज़ हो रहा है वहाँ पे भी। आप कोशिश कीजिए कि अगर अपने यहाँ पे हो जाए, मतलब लैपटॉप में तो ये ज़्यादा फास्ट होता है,
और बाकी क्लाउड तो थोड़ा स्लो होता ही है, लैग वहाँ पे। आप वहाँ पे भी रन कर सकते हैं, नो इश्यूज़। गूगल कोलैब भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, राइट। इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सब लोग कर लीजिएगा इंस्टॉल्ड, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक डिफरेंस देखे थे। आप लोग सी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर पता होगा सी लैंग्वेज का क्या था। सी लैंग्वेज वर्सेस पाइथन में जो स्ट्रक्चर का डिसिमिलरिटी है, इसमें लगभग 5 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, और पाइथन में केवल 1 लाइन का कोड यहाँ पे लिखना पड़ रहा था। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस था पाइथन का, जो फीचर था, वो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू लर्न है, ईजी टू यूज़ है। आपको लर्न करने के लिए इतना सारा सिंटैक्स नहीं लर्न करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है, यू हैव टू रिटर्न समथिंग, और ये सारी चीज़ें इसमें सभी को ना कॉम्प्लेक्सिटी को, जैसे आप अगर आगे पढ़िएगा प्रोग्रामिंग में तो एक कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन करके, तो वो हाइडिंग द डिटेल्स का मतलब होता है उसमें। तो वो सारी चीज़, यानी जो चीज़ आपको ज़रूरत है केवल उसी चीज़ पे काम करने का जो काम है वो पाइथन कर रहा है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर का ये जो रिक्वायरमेंट है इस सब को हटा दिया है, डिपेंडेंसी जिसको कहते हैं लैंग्वेज, वो सबको हटाने के बाद जो बेसिक जो यूज़र को चाहिए उस पर फोकस करना है। इसलिए पाइथन अपने आप में इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है एकदम ईजी टू हैंड है, प्रोवाइड कराता है। तो लास्ट क्लास में हमने जस्ट बेसिक देखा था कि पाइथन रन कैसे करता है, पाइथन का मतलब डिफरेंसेस क्या है, पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन इंस्टॉलेशन आज हमने देख लिया है। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं पाइथन, जो हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम जो पाइथन में कहते हैं रन करने के लिए। आपको सी लैंग्वेज में तो बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, कि ये सारा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में, बट पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जस्ट आपका ये जो प्रिंट एक फंक्शन है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर आप जस्ट टाइप करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये आउटपुट दे देता है हेलो वर्ल्ड। आप किसी भी कंपाइलर में जाके भी आप सेम चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट योर नेम एज वेल। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रिंट वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एक जस्ट प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, देखिए प्रिंट फंक्शन जितने भी सी लैंग्वेज या फिर जो भी लाइब्रेरीज सी लैंग्वेज में, हम बेसिक डिफरेंस यहाँ पे सी लैंग्वेज से कवर करके चल रहे हैं। आप लोग चूँकि सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं तो इज़ दैट ओके ना, ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए। ओके सर। तो आप लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ता है। इसमें कोई लाइब्रेरीज को आपको मतलब इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, और ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इंक्लूडेड है। अनलेस और अनटिल आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी जितनी भी लाइब्रेरीज यूज़र को रिक्वायर्ड होगी वो सारी ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूडेड है। तो नो, यू डोंट हैव टू वरी लाइक कौन सा लाइब्रेरी हेडर फाइल कौन सा इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। ये केवल और केवल जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे उसी समय में सारी की सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाएंगी और सारी की सारी इंक्लूडेड हो जाएंगी। इनकेस अगर आपको कोई लाइब्रेरीज ज़रूरी पड़ती है इन फ्यूचर में, तो वो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए पाइथन का अलग एक इन्वायरमेंट होता है, PIP इन्वायरमेंट, पाइथन इन्हेंसमेंट होता है। वो हम लोग जब फ्यूचर में लाइब्रेरी जब इंस्टॉल कर रहे होंगे उसमें देखेंगे। प्रिंट जैसे बहुत सारी फंक्शंस होती हैं पाइथन में, इनबिल्ट डिज़ाइंड फंक्शंस हैं जो केवल और केवल आउटपुट के बेसिस पे काम करती हैं। अब जैसे प्रिंट है, प्रिंट का मतलब जैसे यूज़र को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ प्रिंट करने के लिए मैसेज कर रहा हूँ, तो आप जब स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ रहे होंगे सी लैंग्वेज में, तो आपने स्ट्रिंग में देखा होगा कि कोई भी डबल कोटेशन के अंदर आता है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में कहते हैं, राइट? यस सर। और स्ट्रिंग में अगर वो डेटा टाइप नहीं हो, तो जैसे इंटीजर है तो वो इंटीजर की वैल्यू 9 प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए कि हमें कोई फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू 9.0 है, तो ये पता कैसे चलता है कि किस टाइप का, मतलब हमारा डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का। तो उसके लिए अलग से बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है पाइथन में, जो कि आप केवल और केवल जैसे पता करना है कि किस टाइप का आपका फंक्शन है, तो आपने जस्ट टाइप कर दिया उसका, ये टाइप फंक्शन बता दिया कि जो 9 नंबर है इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर आपको पता करना है कि आपका टाइप जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसका क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप हो गया।
आपको पता करना है कि फ्लोट क्या नंबर है। जैसे फ्लोट डेटा टाइप, कोई भी नंबर आपने डाला तो उसका टाइप फ्लोट है। यहाँ पे चूंकि तो ये जो फ्लोट है ये फ्लोट नंबर हो गया। ये इंटीजर, स्ट्रिंग, जितने भी चीज़ हैं वो सारी अपने आप में एक फंक्शन भी हैं पाइथन में। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं, पाइथन चूंकि इतना इन्हांस है कि जो भी फंक्शंस यहाँ पे बन के आई हैं डेटा टाइप्स में, जैसे सी लैंग्वेज में आपने लिखा होगा कि इंटीजर एक वैल्यू होता है, इंटीजर, उसके बाद आप असाइन करते हैं उसमें कुछ वैल्यू, फिर वो डेटा में स्टोर होता है। इसमें क्या है कि ये इनिशियलाइजेशन का काम बाद में होगा। ये जो इनिशियलाइज किया आपने इंटीजर, ये पहले असाइनमेंट का काम करता है। असाइनमेंट में उसके बाद जो वैल्यू उसमें असाइन होगी वो उसके डेटा टाइप को रेफर कर रही है। यानी कि अगर डी में वैल्यू 9 है तो अभी ये जिसका जब टाइप प्रिंट कर रहे होंगे डी का, तो ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा। अगर बाद में अगर हम डी में जैसे 9.0 टाइप कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं डी का वैल्यू, क्योंकि पाइथन में ना आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे केवल टाइप लिख दिया और ये प्रिंट कर दिया इंटीजर यहाँ पे। चूँकि ये जुपिटर एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे सबसे क्लोज अगर आपने स्टेटमेंट कोई लिखा है तो वहाँ पे केवल अगर नाम ही लिख दिए हो उस फंक्शन का तो आउटपुट दे देता है। यानी कि यहाँ पे आपको एक्चुअल में अगर आपको अदर कोई इन्वायरमेंट जैसे ये इसमें लिखना होगा तो यहाँ पे केवल आप टाइप लिख के आउटपुट नहीं आएगा आपका। देखिए यहाँ पे आउटपुट टाइप लिख के नहीं आया ना, तो चूंकि जुपिटर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे केवल अगर आप टाइप लिख दिए हो तो वो आउटपुट दे देगा। बट बेसिक जो नियम है आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखने का, वो यहाँ पे आप केवल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिखोगे प्रिंट 9.0, ये डेटा टाइप हो गया। देखिए पाइथन अपडेट्स में आ रहा है 2020 तक पाइथन का जो सबसे पहला वर्जन पाइथन का 1980s के 89 के टाइम में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद पाइथन 2.0 आया जो कि लगभग 2020 तक एंड हो गया। अब पाइथन 3 आया। अदर लैंग्वेजेस जितने भी अवेलेबल हैं, सी फॉर एग्जांपल, ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल करने का मतलब कि सी लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग कोड था वो आज भी रन कर रहा होगा। लेकिन पाइथन में क्या है कि पाइथन का जो वर्जन चेंज हुआ, जैसे पाइथन 2 से पाइथन 3 का जो वर्जन चेंज हुआ, उसमें पाइथन 3 का कोड पाइथन 2 में रन नहीं करेगा। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। अभी तक जो बता रहा हूँ वो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट? यू कैन आस्क एनी टाइम अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो। अभी जस्ट हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पाइथन प्रिंट या फिर जो भी काम है वो कैसे कर रहा है सी लैंग्वेज के कंपैरिजन को साथ में लेते हुए, राइट? पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं और वो सारे फंक्शन जितने भी डेटा टाइप है ना पाइथन में, पाइथन का इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको अलग से एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है किसी भी चीज़ का। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि डेटा टाइप्स हैं तो कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो जाता है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख लिया 9, राइट? तो ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन एक्चुअल में ये अभी स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यू 9 का तो ये इंटीजर की वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो 9 है यहाँ पे, उसके बाद इसको आप डाल दो तो ये वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी। तो सी लैंग्वेज में जितनी जो ये इंट थी वैल्यू या फिर फ्लोट, डबल, जितने भी डेटा टाइप्स थी वो उसके एक्चुअल साइजेस को ही रिप्रेजेंट करती थी, या उसके जो जिस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड होगी वो रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन पाइथन में ये एक फंक्शन बन के आ चुकी है, यानी कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सभी अपने आप में एक फंक्शन है जहाँ पे आप किसी भी फंक्शन को अगर कॉल करते हैं तो वो फंक्शन उस टाइप के वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे str एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें अगर आप 9 भी डाल दोगे तो वो भी स्ट्रिंग की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फ्लोट भी डाल दोगे तो जितने भी जो भी इनपुट होगा ये विदाउट एरर, इसमें कोई एरर का मतलब नहीं होगा कि आप किस तरह की, मतलब यहाँ पे देखिए कोशिश कीजिए कि आप चूँकि ये इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें आपको आउटपुट जो होगी वो केवल ऐसे दिख रही होगी, जैसे ये str लिख दिया आउटपुट, बट आपको स्टेटमेंट प्रिंट लिखना है, राइट? तो अब हम चलते हैं पाइथन का जो डेटा टाइप है वो देख लिए कि डेटा टाइप कितने टाइप के हैं पाइथन में। स्ट्रिंग हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, राइट? ये डेटा टाइप्स आप सी लैंग्वेज में भी देखे होंगे, लेकिन बस बेसिक डिफरेंस ये है कि सी लैंग्वेज में
ये जो फंक्शंस थी वो नई फंक्शन बन के आ रही थी। पाइथन में ये सारी की सारी फंक्शंस बन के आई हैं जिनका अलग से कन्वर्जन भी हो सकता है, और वो भी 1 से 2 लाइन के स्टेटमेंट में इनका कन्वर्जन हो गया, यानी कि सर हाँ वो ऊपर str और ब्रैकेट में 9.0 लिखा था, तो वो टाइप कन्वर्जन कर रहा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल टाइप कन्वर्जन कर रहा है। ये str चूंकि अपने आप में एक फंक्शन भी है और str एक टाइप भी है, यानी कि str एक डेटा टाइप भी है और str अपने आप में फंक्शन भी है। तो str में अगर आप कोई भी वैल्यू लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ str, ठीक है, और उसमें लिख देता हूँ 9.0, तो ये 9.0 है। ये 9.0 फ्लोट एक्चुअल में नंबर इसका क्या है, फ्लोट है। अब जब आप इसका जैसे मान लो कि आप प्रिंट करते हो इसमें फ्लोट टाइप ऑफ 9.0, आपका क्लास लिखता है यहाँ पे फ्लोट है, ये फ्लोट क्लास के अंदर आता है। लेकिन जब यही स्टेटमेंट को आप यहाँ पे लिख देते हो प्रिंट के साथ, आप टाइप करो यहाँ पे str, जो कि str अपने आप में फंक्शन है जो कि वैल्यू लेगा 9.0 को, और वो अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू को लेके और वो पूरा डेटा टाइप को चेंज कर देगा। तो वो काम यहाँ पे str कर रहा है, यानी कि ये जो डेटा टाइप्स हैं वो अपने आप में इनबिल्ट फंक्शंस भी बने हुए हैं, और जो भी वैल्यूज़ लेंगे उनको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। इट डज़ नॉट मैटर कि वो किस वैल्यू से बिलोंग करते हैं, इंटीजर हैं, डबल हैं, फ्लोट हैं, स्ट्रिंग है। हाँ ये है कि अगर आप जैसे इंटीजर है, इंटीजर में आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, ये प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन स्ट्रिंग एक ऐसा वैल्यू है जो किसी भी वैल्यू को चेंज करके नो प्रॉब्लम। ये सिंटैक्स एरर नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे देखिए प्रिंट है, यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन ले लिया, इंट में अगर मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो ये एरर यहाँ पे प्रिंट कर लेगा, क्योंकि केवल और केवल स्ट्रिंग में ही वैल्यू कोई भी आ सकती है, बाकी फ्लोट में स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो आप। ये पाइथन का रूल है, आप याद रखना कि कभी भी ये जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है वो डबल भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है और स्ट्रिंग भी आ सकता है स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर, लेकिन फ्लोट या फिर इंटीजर इसमें आप स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं डाल सकते। ये पॉइंट आप सर सर बोले सर थोड़ा फास्ट हो रहा है सर, कॉम्प्लेक्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सर। अच्छा ओके, देखो अभी ये इतना समझ में आया कि डेटा टाइप्स क्या है, यस सर समझ आया सर। इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट। ये सारी की सारी जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप पाइथन में एक फंक्शन के रूप में भी आ गया। आप इस फंक्शन को छोड़ दो, फंक्शन को हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते, फंक्शन को जब बाद में जब यूज़ कर रहे होंगे एक्चुअल, उसमें हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसका अभी बताने का मेरा मतलब यही था कि डेटा टाइप जो भी थी सी लैंग्वेज में, वो अपने आप में पाइथन में आने पे एक फंक्शन बन गई है, और वो फंक्शन कैसे है, वो कैसे काम कर रही है, ये मैं बता रहा था। बट आप इसका अभी टेंशन मत लो, वो आगे आके जब फंक्शन एक्चुअल में पढ़ रहे होंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि पाइथन में ये जो डेटा टाइप हैं वो 4-5 हैं, इंटीजर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप। ये सारी फ्लोट और डबल एक ही कैटेगरी में आती हैं पाइथन में, राइट? इतना समझ में आया? यस सर। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। चलिए, केवल आप बस इतना डेटा टाइप को याद रखिए, उसके अलावा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि आप वेरिएबल बनाते होंगे। एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज वेरिएबल? सर कंटेनर जिसमें डेटा को स्टोर करता है और स्पेसिफिक नाम होता है उसका। ओके, गुड आंसर। एक कंटेनर होता है जो आप सी लैंग्वेज में आपको वो कंटेनर का नाम पहले डिफाइन करना होता है कि अगर इंटीजर टाइप का कंटेनर है तो उसमें केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही असाइन हो सकती है। अगर फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, स्पेसिफिक टाइप्स के हैं तो वो पहले डिसाइड करना पड़ता है सी लैंग्वेज या फिर अदर कोई भी लैंग्वेजेस में, राइट? लेकिन पाइथन में क्या है कि वो डिसाइड बाद में होगा जब आप वैल्यू असाइन कर रहे होंगे तब। जैसे कि मैं अगर से फॉर एग्जांपल एक वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे अगर हम एक डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करते हैं ताकि आपको पता चले। ऑलवेज यूज़ वेरिएबल में जब भी आप बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करें। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, इसमें हम कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं कि किस टाइप का वैल्यू इसमें डालेंगे। ये जब वैल्यू एक्चुअल डाल रहे होंगे उसमें ऑटोमेटिकली पाइथन इसको समझ जाएगा कि हाँ ये इस टाइप की वैल्यू आ रही है। आप जब प्रिंट कर रहे होगे यहाँ पे तो ये प्रिंट कर रहा होगा।
लेकिन उसी के सेकेंड टाइम में अगर आप फर्स्ट वैल्यू में चेंज कर देते हो, स्ट्रिंग जैसे डाल देते हो, स्ट्रिंग टाइप कर दिया आपने यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू डालेगा, यानी कि इसमें जो इनिशियलाइजेशन होगा वो वेरिएबल नाम को डिसाइड करने के बाद होगा। जब आप वैल्यू को डाल रहे होगे उस टाइम में ये जो वैल्यू की टाइप होगी वो डिसाइड होगी। वेरिएबल के कुछ कन्वेंशन होते हैं। वेरिएबल में आप अंडरस्कोर इनिशियलाइज करने, नेम जब डालना हो तो आप ये वेरिएबल में डाल सकते हो कोई भी वैल्यू, लेकिन आप पंक्चुएशन या फिर कुछ भी ऐसा करके नेम में नहीं डाल सकते वेरिएबल में, इसमें ये एरर आ जाएगा, राइट। वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन आप देख सकते हो, ये अंडरस्कोर इंक्लूडेड है यहाँ पे। आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जो नंबर्स हैं वो आप लेटर्स के बाद डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि A_1 2 3 या फिर कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, ये एक्चुअल में नंबर हो जाता है यहाँ पे। तो ये वेरिएबल को किस टाइप के वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या होगा वो यहाँ पे मतलब है पाइथन का। डेटा टाइप्स हमने देख ही लिया कि पाइथन का डेटा टाइप्स कितने हैं, राइट। राइट सर। ओके, तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड हम लोग यूज़ करते थे सी लैंग्वेज में, राइट। कोई डिफाइन कर सकता है आइडेंटिफायर और कीवर्ड? आप लोग ने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। कीवर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स होता है जिसका एक स्पेशल मतलब कुछ स्पेसिफिक मीनिंग रहता है कंपाइलर के लिए। रिजर्व्ड। हाँ, रिजर्व्ड वर्ड रहता है वो। बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे ये जो प्रिंट है, ये जो इनपुट है, ये जितने फंक्शंस हैं वो सभी के सभी कीवर्ड हैं यहाँ पे। जैसे इंट, str, ये जो सारे वर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली हम कॉल कर रहे हैं इनको, ये सारे के सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि नेमिंग कन्वेंशन में स्टोर्ड हैं यहाँ पे। उस टाइप से पाइथन में अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ऑपरेटर आता है। आप लोग प्लस माइनस ऑपरेटर जितने भी हैं आपने सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, वो सारी की सारी ऑपरेटर हम लोग पाइथन में भी पढ़ रहे होंगे। पाइथन में देखो, क्योंकि पाइथन क्या है कि एकदम ईजी टू यूज सिंटैक्स है, मतलब आपको ऐसा पूरा स्ट्रक्चर का आदत होगा, स्ट्रक्चर पूरा समझ के फिर देख के फिर उसके बाद आपको पता चले कि ऐसे प्रोग्राम है। लेकिन पाइथन वो स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करता। पाइथन जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसमें वैल्यू प्रिंट कर देता है। देखिए, तो ये प्लस माइनस डिवाइड, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके, कोई गेस कर सकता है किस किस, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं ताकि आउटपुट जरा गेस करके बताइए यहाँ पे क्या क्या आउटपुट होंगी। फर्स्ट में 9 8 17, सेकंड में 3 12 2, और यहाँ पे जो वैल्यू 5 को डिवाइड करने के बाद डबल स्लैश हमने लगा दिया है, ये ऑपरेटर है पाइथन के। फर्स्ट में प्लस ऑपरेटर, सेकंड में माइनस ऑपरेटर, थर्ड में जो मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद डिवाइजन। यहाँ भी हमने डिवाइड ही कर दिया है, लेकिन ये 2 बार हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। फर्स्ट बार में आप जब डिवाइड कर रहे होते हो, ये डिविडेंड ऑपरेटर जो है वो केवल और केवल फ्लोट वैल्यूज़ में आपको आउटपुट दे रहा होगा। लेकिन जब आप डबल स्लैश का ये जो आउटपुट आपने लगा दिया यहाँ पे डबल स्लैश साइन, तो वो आउटपुट आपको इंटीजर वैल्यू में देगा। जैसे 2 को 5 से जब डिवाइड कर रहे होगे तो 2 को 5 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर 1 बच जाता है ना, तो वो रिमाइंडर को वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो आपको एक्सक्लूड करके बताएगा। अब हम लोग आते हैं इनपुट पे। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। सर उस ऑपरेटर का नाम क्या था सर, डबल स्लैश वाले का? ये बस ये डिविडेंड ऑपरेटर ही है।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कैटेगरी में आता है ये, बट ये स्पेशल कैटेगरी है इसका कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे तो इंटीजर वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश वाले जो ऑपरेटर है उसको यूज़ करके आपको ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपने देखा होगा, जैसे कि अभी तो हमने आगे देखा नहीं है तो हम उस पे नहीं जाएंगे, बस आप ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कोई भी कंपैरिजन करने के लिए आपको जस्ट डबल इक्वल साइन आप डालेंगे तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर, आप ये फास्ट में जा रहा है बट डोंट वरी, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, जब रियल प्रोग्राम देख रहे होंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये सारी ऑपरेटर कैसे इनपुट लेंगे, क्या करना है वो सब भी देखेंगे, बट ये ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो तो ये जो फर्स्ट इक्वल टू साइन यहाँ पे आपने लिखा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। डबल इक्वल यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का काम करता है, राइट? यस। ओके, सी लैंग्वेज में एक मिनट वेट 1 सेकेंड। ओके, हाँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर में अलग कंपैरिजन ऑपरेटर भी आते हैं जो कि नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू आता है, एक आता है डबल इक्वल टू आता है ऑपरेटर में, एक आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक आता है लेस देन इक्वल टू, फिर एक आता है ग्रेटर देन, एक आता है लेस देन, राइट? इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? ये सारे जो हैं ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं, जहाँ पे अब अगर आपको आउटपुट में टेस्ट, आप अपने साइड में ना आप रन भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप टेस्ट भी कर सकते हो साइड टू साइड, ताकि आपको पता चलता रहे कि आउटपुट अगर आप कर पा रहे हो उतना। तो अभी तो उसमें क्या है कि जैसे आप अब देखिए पाइथन में लिखने, ये जुपिटर में लिखने का ये बेनिफिट होता है कि आप टेस्ट करने के लिए एकदम, अगर आप यहाँ पे टाइप कर दिए तो ये ऑटोमेटिक टेस्ट करके आपको आउटपुट दे देगा। प्रिंट, नो नीड टू लाइक टाइप द प्रिंट नेम एंड ऑल। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि 90 अगर इक्वल टू नेक्स्ट ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, तो डबल इक्वल टू मान लीजिए 56 के है तो ये फॉल्स है, ये वैल्यू नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा आउटपुट। अब ये देख लेते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं। 90 56 से बड़ा है। अब लेस देन इक्वल टू है या नहीं। अब ये चूंकि फॉल्स है तो ये फॉल्स आउटपुट दे देगा। समझ में आ रहा है ना? फास्ट नहीं जा रहा है ना? यस सर। नो सर। नो सर। ओके, जब फास्ट जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये फॉल्स है, ऐसे ही ग्रेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सभी चीज़ों को जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे उसमें बिल्कुल करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि इफ़ एल्स आती हैं वो सब जब हम पढ़ रहे होंगे उसमें हम इसका डेमो देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। अभी जस्ट ये ऑपरेटर के टाइप क्या हैं उसको बताने के लिए मैं जस्ट ये सिंपल डेमो दे रहा हूँ आपको। आपका ऐसा मत सोचना कि इसमें आगे जाके इसका यूज़ नहीं होगा। हर टाइम में जब प्रोग्राम बना रहे होंगे उसमें हम इसका यूज़ कर रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ जो कि सी लैंग्वेज में अवेलेबल थी यहाँ पे नहीं है, वो है प्लस प्लस ऑपरेटर। अब जैसे आप वैल्यू में लिखते थे ना सी लैंग्वेज में कि यहाँ पे ए प्लस प्लस या फिर जैसे 3 प्लस प्लस लिख दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता था सी लैंग्वेज में, वो इसमें नहीं है। उसके लिए आपको जस्ट देखिए, ये पाइथन में जब भी कमेंट लिखना हो, सी लैंग्वेज में कमेंट लिखने के लिए क्या करते थे, डबल फॉरवर्ड स्लैश डालते थे या फिर ये स्टेटमेंट लिखते थे, राइट? प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ तो। ऐसा करके स्टेटमेंट लिखते थे। ये सी लैंग्वेज कमेंट होता था। यस सर। पाइथन में जब भी आपको कमेंट लिखना हो तो आप सबको हैश सिंबल, ये जो पाउंड सिंबल है वो टाइप कर देंगे उससे पहले। ये कमेंट होता है पाइथन में।
जब भी पाइथन में कमेंट करना हो तो उसके पीछे आप ये हैश सिंबल लगा देंगे, वो पाइथन में कमेंट हो जाएगा। सी लैंग्वेज में ये जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था पाइथन में वो हट गया है। पाइथन में अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है, जैसे 4 है और 4 में आपको इंक्रीमेंट करना है बाई 1, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अलग से ऑपरेटर आता है यहाँ पे जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं इसको, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट कर रहे होंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे केवल ए लिखने से ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आप अदर जैसे इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर हमने ए में वैल्यू टाइप कर दी 9, लेकिन यहाँ पे ए में प्लस इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ए लिखने पे प्रिंट नहीं करेगा ये। यहाँ पे कभी कभी देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9.0 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे चूंकि हमने 9.0 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ये वाला 9.0 नहीं प्रिंट कर रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे प्रिंट एक्सप्लिसिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके ये जो वैल्यू है ये प्रिंट कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए प्लस इक्वल टू एक ऑपरेटर है, स्पेशली डिजाइंड है यहाँ पे पाइथन में, ये काम करता है। प्लस वो जो प्लस प्लस वाला है, यहाँ पे आप प्लस प्लस में आप 3 4 भी डाल सकते हो। यानी कि जब आप लूपिंग कंडीशन या फिर जो भी सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे उसमें ये होता है ना कि प्लस प्लस में एक बार में एक प्लस होता था, यहाँ पे आप प्लस प्लस में एक नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एक बार में इंक्रीमेंट कर सकते हो। यानी जब भी कंडीशन ये जो कॉल होगी ए की वैल्यू अगर दोबारा भी कॉल होगी यहाँ पे, तो हर बार ए की वैल्यू 4 से बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया तो हर बार वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यहाँ पे 2 लिखा तो हर बार 2 से बढ़ जाएगी वैल्यू। जुपिटर इन्वायरमेंट का बेनिफिट ये होता है कि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, प्रिंट के साथ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तब जब जैसे मान लो कि यहाँ पे ए लिख दिया हमने, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे प्रिंट इफ़ फॉर एग्जांपल कि ट्रू इज़ इक्वल टू लाइक फॉल्स, ये तो यहाँ पे यही प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन ये ए वाली वैल्यू प्रिंट नहीं कर रही है, तो सबसे क्लोज में जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट कर देगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ए हमने लास्ट में लिख दिया, यानी कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है वो प्रिंट कर देगा बिना प्रिंट स्टेटमेंट के भी। लेकिन अगर लास्ट स्टेटमेंट के पहले नहीं है, अगर यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ, तो मतलब बिना प्रिंट के अगर लिखा हुआ है लास्ट स्टेटमेंट के पहले, तो वो प्रिंट यहाँ पे नहीं करेगा। ये केवल जुपिटर के लिए है, आपको जुपिटर को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ कर देगा। अगर हमने केवल ए लिख के ही प्रिंट कर दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि अब जितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट ये जो वैल्यू प्रिंट करें, हम उस वैल्यू को उसके प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल के रखें। नो नीड टू वरी लाइक कि हमको जुपिटर में ही कोड करना है, इसीलिए हम आप कोई अदर कोडिंग इन्वायरमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जुपिटर कर रहे हैं। आप प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल के ही ये आउटपुट लेना। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। देखिए, ये तो हो गया प्रिंट का कहानी कि प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग आते हैं इनपुट कैसे लिया जाए। फॉर एग्जांपल कि योर नेम, तो इसके लिए एकदम सिंपल सा फंक्शन बनाया हुआ है पाइथन ने, इनपुट। फॉर एग्जांपल कि राम इज़ माई नेम, सो राम विल प्रिंट। अब यहाँ पे मैं योर प्रिंट नेम जब लिख रहा हूँगा तो ये राम प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये 2 बार राम प्रिंट कर रहा है, ये 2 बार प्रिंट कर रहा है। इसका ये नहीं है कि मतलब 2 बार, एक बार चूंकि हमसे ये मांगा है आउटपुट, यहाँ पे यही प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 बार आपको दिख रहा है। बाकी ये 2 बार प्रिंट नहीं, यानी एक प्रिंट स्टेटमेंट से 2 बार प्रिंट नहीं लिख रहा है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है। ये पाइथन का इनपुट फंक्शन है। अब इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू अपने आप में ले रहा होगा उसका आउटपुट केवल और केवल स्ट्रिंग वैल्यू में दे रहा होगा। अब इसका आउटपुट स्ट्रिंग वैल्यू में देने का मतलब ये है कि जैसे, हाँ, एक और बेनिफिट है इनपुट फंक्शन का, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। पाइथन में जो इनपुट फंक्शन है इसमें इंटर योर वैल्यू भी, यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपके इनपुट जो वैल्यू होगा उससे पहले आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम में ये कुछ भी नहीं दिख रहा था, राइट। हमने केवल इनपुट फंक्शन डाला था यहाँ पे, और ये जब आप रन कर रहे थे तो यहाँ पे वेट, कभी कभार जुपिटर का प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो होस्ट है, ये जब स्टार सिंबल आपको दिखने लग जाए तो आप ये समझना कि आपका जो फंक्शन है, ये जो रन कर रहा है, ये जो इनपुट फंक्शन, ये सेल है, ये सेल रन करने की स्थिति में है।
प्रोसेस में है। तो समटाइम आपका अगर ये जो सिस्टम है जुपिटर का अगर रन नहीं कर रहा हो तो उस केस में प्रॉपरली रन अगर ना कर रहा हो तो उस केस में ऐसा इशू आ जाता है। सो विल जस्ट ट्राई टू इंटरप्ट इट एंड सी इफ लाइक interrupting the kernel will solve the issue or not. yes हाँ देखो, इनपुट फंक्शन अपने आप में वैल्यू को भी ले सकता है। आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि आपने पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद वेरिएबल असाइन किए थे, और वेरिएबल असाइन करने के बाद स्कैनएफ के अंदर उसको मॉडलो डी डाल के उसका वैल्यू लिखते थे डिफरेंट टाइप के हिसाब से। यहाँ पे क्या है कि आपको वेरिएबल नेम उसी टाइम में बनाना है जिस टाइम में आपको वैल्यू को कॉल करना है, और इनपुट फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट भी उसी टाइम में देना है जिस टाइम में आपको इनपुट फंक्शन को कॉल करना है। तो आपको यू डोंट हैव टू राइट लाइक इंटर योर नेम एट द टाइम ऑफ लाइक बिफोर कॉलिंग द प्रिंट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन में भी लिख सकते हैं कि इंटर योर नेम, और यहाँ पे आप इसको जब रन कर रहे होंगे तो यहाँ पे इंटर योर नेम करके लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप इनपुट फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटर योर नेम। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि इनपुट फंक्शन के अंदर आप अगर कोई भी वैल्यू जो लिख रहे होंगे वो स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर में आनी चाहिए वैल्यू, वो स्ट्रिंग वैल्यू को ही ले लेगा, यहाँ पे मतलब इंक्लूड करेगा स्ट्रिंग वैल्यू को ही। राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है या फिर किसी को कोई डाउट भी है इसमें अभी तक में? यस सर। फास्ट हो रहा है सेशन या सर नंबर में भी इनपुट रहेगा तो भी स्ट्रिंग ही रहेगा वो? हाँ, अभी वही मैं बताने वाला हूँ, वही नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देख रहे थे कि डेटा टाइप या फिर इंट फंक्शन, ये जो डेटा टाइप हमने देखा, डेटा टाइप, ये टाइप फंक्शन से जो ये डेटा देख रहे थे, वो मेरा बताने का मकसद यही था कि आप थोड़ा फंक्शन के अवेयर हो जाओ, क्योंकि पाइथन का सबसे बेहतरीन यूज़ है फंक्शन का ही, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं कि आप आगे जाके जब लिस्ट और स्ट्रिंग का ऑपरेशंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपको इंटायर 20 लाइन का कोड सी लैंग्वेज में लिखना होता है, और यहाँ पे केवल और केवल एक स्टेटमेंट, एक लाइन से सारा स्टेटमेंट रिवर्स हो सकता है। तो वो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे इनपुट फंक्शन का काम क्या है कि जब भी आप कोई इनपुट, ये समझ में आया ना कि इंटर योर नेम हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये इंटर नेम वैल्यू स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट प्रिंट स्टेटमेंट बिफोर दिस, इसमें भी डाल सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं पहले, ताकि यूज़र को पता चले कि आप किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं। राइट, ये यूज़र इनपुट है। अब जो आप इसमें इंटर कर देते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल कि अब चूंकि आपका नाम है, तो फॉर एग्जांपल आपने राम नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल टेस्ट। आपका एज अगर आपने लिखा तो आपने लिखा इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया इंटर योर एज। राइट, एंड थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं, प्रिंट हाई योर इसको नेम, wait a minute, just देखिए, हमने एक छोटा सा इनपुट लिखा यहाँ पे, अपना नाम लिया यहाँ पे, फिर अपना एज लिखा यहाँ पे, उसके बाद मेरा नाम आ गया, हाय राज, यू आर 34 ईयर ओल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमने एज की वैल्यू डाली थी 34, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू है 34, और ये राज है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू की तरह दिख नहीं रही है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे 34 लिखा है हमने यहाँ पे, राइट, तो
अब एक हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा है इससे पहले, राइट? जब आप प्रिंट कर रहे होगे कंपैरिजन ऑपरेटर में wait, let's just see if both the input and the actual value of 34 are equal. यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी में कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनपुट जो वैल्यू को आउटपुट दे रहा होता है, इनपुट भी अपने आप में एक फंक्शन है, ये आउटपुट दे रहा है वैल्यू। यानी इनपुट आपसे पहले फंक्शन की ये आपने फंक्शन इनपुट जब कॉल किया तो इसके अंदर जब आप वैल्यू डालोगे ना, तो ये वैल्यू किसी में असाइन कर रहा है एज में। लेकिन जब भी ये असाइन कर रहा होगा वैल्यू, तो वो वैल्यू केवल और केवल स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो हमारे पास 34 वैल्यू होगी, क्या वो इक्वल टू है ये जो एज वैल्यू है उसके। हमने अपना एज डाला 34, राइट? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी इफ बोथ द इनपुट आर एक्चुअल 34 आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे जब आप 34 से कंपेयर कर रहे हो एज का, तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, राइट? वो इक्वल नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हो ना, इक्वल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इक्वल? क्योंकि जब आप एज का टाइप, जैसे मैंने 34 लिखा था, तो ये एज स्ट्रिंग टाइप की है, राइट? इसमें ये जो एज की वैल्यू आई है इनपुट फंक्शन के द्वारा, वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो जब भी इनपुट फंक्शन, अगर आपको जब इनपुट फंक्शन कॉल करके आप जो वैल्यू असाइन कर रहे होगे, तो वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में आती है। अगर हमको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लानी है वैल्यू, तो हम एक्सप्लिसिट एक फंक्शन है जो कि हमने अभी देखा है थोड़ा देर पहले, जिसका नाम है इंट। इंट फंक्शन का काम क्या है कि इंट अपने आप में एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट अगर वैल्यू स्ट्रिंग की है, जैसे 34 यहाँ पे अपने आप में स्ट्रिंग में है वैल्यू, राइट? और वो 34 को यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा इंट, देखो यहाँ पे इंट के अंदर, इंट एक फंक्शन है, उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू इनपुट, ये जो वैल्यू है इनपुट फंक्शन, वो एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू, राइट? समझ में आ रही ना? या हेलो, एम ऑडिबल? समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है? नो सर। देखो, इनपुट सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इनपुट का काम क्या था? इनपुट एक फंक्शन है पाइथन का, जैसे जो भी कीवर्ड वगैरह है पाइथन में, वो इनपुट, वो सारी की सारी फंक्शंस के रूप में है। वो पाइथन में इनपुट फंक्शन एक अपने आप में आउटपुट भी दे रहा होगा, तभी तो यहाँ पे एज वैल्यू में असाइन हो रहा है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन आता है इंट। इंट के अंदर जो भी वैल्यू अगर आप डालते हो, नेक्स्ट सेल ले लेते हैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एक सेल में सारा चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंट फंक्शन है, राइट? हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि इंट फंक्शन में अगर 9.0 जो कि वैल्यू स्ट्रिंग की है, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग की वैल्यू है, वेट, इंट फंक्शन में आप स्ट्रिंग की जो वैल्यू है 8.0, इनवैलिड लिटरल, वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट गाइस। देखिए, अब हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ लाइन हम यहाँ पे ये भी प्रिंट कर देते हैं कि ये जो टाइप है, टाइप ऑफ एज यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं टाइप ऑफ एज, राइट? हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है? देखिए, हमने एज कॉल किया, एज वैल्यू एज वेरिएबल में असाइन की, ये जो इनपुट फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसको, ठीक है? हमने 45 वैल्यू यहाँ पे डाला। अब हम यहाँ पे टाइप फंक्शन से देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है एज में असाइन हुई है, उसका टाइप क्या है? वो 45 है, राइट? हम यहाँ पे चेंज कर दिए इंटीजर का वैल्यू, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। एक्चुअली यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब टाइप चेंज हो रहा है तो वो टाइप
चेंज होके क्या आ रही है। अब देखिए इंट फंक्शन का काम क्या है कि इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रिंग की अगर होगी तो उसको इंटीजर में चेंज कर देगा, राइट। तो टाइप फंक्शन से जब हम प्रिंट करके देख रहे होंगे एज का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो वो स्ट्रिंग टाइप की है। हमने स्ट्रिंग फंक्शन को हमने इंटीजर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, तो अब जो वैल्यू है वो चेंज हो गई यहाँ पे। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? हेलो, यस यस सर। सर। ओके। सो यहाँ पे जब टाइप फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो इंटीजर सर टाइप, हाँ हेलो, हाँ सर, थोड़ा चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जा रही है सर, एक दूसरे कंसेप्ट से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं सर। ओके। देखिए ये देखें ना कि एज एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम इनपुट एक फंक्शन है वो वैल्यू असाइन कर रहा है। इनपुट का काम है आपसे इनपुट लेना और एज वाले वेरिएबल में असाइन करना, राइट। टाइप एक टाइप का फंक्शन है जो आपका किस टाइप का डेटा है उसको बताता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टाइप आपने इंटीजर लिख दिया तो ये इंटीजर वैल्यू हो गया। टाइप यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट, आपको इतना ही समझना है कि इनपुट फंक्शन जो है वो जब भी कोई वैल्यू को अगर आपको रिटर्न कर रहा होगा तो उसका वैल्यू इंटीजर टाइप का नहीं होगा, आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमको अलग से बनाना पड़ रहा है, अलग से कॉल करना पड़ रहा है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की दिख रही है। इतना ही समझना है कि इनपुट जब भी आप कॉल कर रहे होंगे ना तो उसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, बस इतना याद रखना आप। इतना आप समझ के रखो कि जब सर भी, अब टाइप वाला कर लिए हैं सर। हाँ हाँ सर यस सर। तो अगर अभी हम लोग चेक करेंगे इनपुट और एक्चुअल वैल्यू तो अब इक्वल आएगा सर हाँ, अब यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आएगा। जैसे टाइप के बाद। बिल्कुल, अगर यहाँ देखो, हाँ अब यहाँ पे एक कैच है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप टाइप ऑफ, यहाँ पे आप इंटीजर अगर आपने यहाँ पे लिख दिया एज का, और आप अगर जैसे मान लो कि आप कौन सा वैल्यू डालना चाहते हो, यहाँ पे जैसे 34 वैल्यू हमने डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 34, जैसे 34, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं जहाँ पे हम ये लिख देते हैं, राइट, 34। देखो सबसे पहले जब एज का वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे थे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने 34 जब लिखा तो वो स्ट्रिंग टाइप में थी। यहाँ पे आप टाइप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट। उसके बाद हमने जब उसका टाइप चेंज किया तो वो एक्चुअली में टाइप पूरा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल टाइप फंक्शन है, वो फंक्शन उसी जगह पे चेंज होके कॉल हो रहा है, पूरा एज का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यानी कि एज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लिखते एज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एज, तब जाके एज में एक्चुअल वैल्यू चेंज होती, लेकिन ये यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं हम, राइट। इस कारण से ये वैल्यू चेंज नहीं हो पा रही है यहाँ पे। ये जब लिख देंगे तब आगे चल के ये जितनी भी वैल्यू होगी टाइप की वो इंटीजर की हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ, आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे जब आप रन कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले आपने एज लिया 34, उस वक्त इसकी टाइप थी स्ट्रिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटीजर में ये टाइप करके प्रिंट करके देखा कि ये इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। चेंज होने के बाद भी जब आप यहाँ पे टाइप को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आई है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा है। ये तो केवल, अरे कोई फंक्शन कॉल हुआ ना, यहाँ पे टाइप एक फंक्शन कॉल हुआ, ये तो केवल फंक्शन कॉल पे उसी टाइम पे बस वैल्यू को दिखा रहा है, एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा ना। इस कारण से इसका जो आप यहाँ पे टाइप जो प्रिंट कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप की दिख रही है। यहाँ पे जब आप एज इंटीजर टाइप का है उसको इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल के कॉल कर रहे हैं, एज में अभी भी वैल्यू स्ट्रिंग ही है यहाँ पे। अब चूंकि इंटीजर में डाल लिया है तब उसको एक्चुअल 34 जो कि इंटीजर वैल्यू है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो ट्रू रिजल्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आपने एज को, अब ये एज जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू था उससे कंपेयर कर रहे हो तो ये फॉल्स आ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एज का जो वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। अब वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा है कि वैल्यू चेंज करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंट में जो वैल्यू है उसको एक्चुअली इंटीजर फंक्शन को कॉल करके और उसमें एज को डाल देते हैं। अब क्या होगा कि अब हमने जब 34 डाला तो अब ये सारी की सारी आउटपुट एकदम ट्रू आएगी। ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और केवल वन टाइम के लिए जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा होगा। पूरा बताने का मकसद यही था कि इनपुट फंक्शन जब भी कॉल होगा तो अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को लेके ही आएगा, राइट। इतना समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। डाउट है तो पूछो, कौन सा?
No, sir. ओके नो सर। तो अब एक छोटा सा, अब इनपुट और हमने कंपैरिजन वगैरह देख लिया, तो एक गेम डिज़ाइन करके देख लेते हैं। गेम छोटा सा गेसिंग गेम, जैसे कि आपका कोई वैल्यू जो है वो गेस करने पे कितना आता है, तो वो हम देख लेते हैं। आप लोग सी लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट पढ़े होंगे, पढ़ा है ना आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट? यस सर। पाइथन में भी इफ़ स्टेटमेंट है, लेकिन Yes. इसका थोड़ा राइटिंग का जो यस सर। मतलब कंडीशन है वो लिखने का तरीका अलग है। सी लैंग्वेज में आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम एक, चूँकि इनपुट फंक्शन लेना सीख गए हैं, तो हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद देखेंगे कि वो वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू उस किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो हम उसको पास या फेल कर लेते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल कि हम एक वैल्यू मांगते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्क्स, ठीक है। इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कहेंगे कि इंटर योर मार्क्स, राइट। एंड उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 प्रिंट यू गॉट ए प्लस। देखिए पाइथन में क्या होता है कि आप एक ये जो कोलोन का साइन है वो कोलोन लिखते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली इंडेंटेड चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आप, इंडेंटेशन का मतलब ये है कि एक कोलोन दिया आपने और आपके उसको कोलोन को देने के बाद आपने एक टैब स्पेस या ले लिया या फिर 4 स्पेस आप ले लो स्टार्टिंग से, 1 2 3 4, या तो एक टैब स्पेस या फिर एक 4 बार स्पेस बटन टाइप कर लो, वो आपका इंडेंट हो जाएगा। और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी है, कुछ भी लिखोगे, वो सारी की सारी इफ़ ब्लॉक के अंदर ही लिखी हुई कही जाएगी। ये पाइथन का इंडेंटेशन का रूल है। सी लैंग्वेज में आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी लिखी हुई रहती थी वो उस फंक्शन के अंदर या फिर उस कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर लिखी रहती थी ना। तो पाइथन का क्या है कि पाइथन में जब तक आप इंडेंटेशन के अंदर आप जैसे 10 लाइन यहाँ पे लिख दो इंडेंटेशन में, वो सारी की सारी 10 लाइन इसी इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगी, राइट। ये इंडेंटेशन का रूल है। एल्स ब्लॉक में हम एल इफ स्टेटमेंट होता है पाइथन में, एल्स इफ को एक साथ लिखने के लिए एल्स इफ लिख लेते हैं, और एल्स इफ को भी कंबाइन कर दिया इन्होंने, तो इसको भी छोटा करके एल इफ लिख दिया है। तो एल इफ यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं कि मार्क्स अगर आपका ग्रेटर देन है 80, राइट, और मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन मार्क्स लेस देन 90, तो you got A, राइट। बट लास्ट में हम यहाँ पे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे एक ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। जब प्रोग्राम एक्सटेंड होगा तो यहाँ पे लिखते एल्स यू फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम डिज़ाइन करने वाले हैं, अपना मार्क्स टाइप करते हैं 56। यहाँ पे देखिए एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, कोई बता सकता है यहाँ पे एरर क्यों आया? स्ट्रिंग और int को कंपेयर कर रहा है। राइट। देखिए जब भी हम इससे पहले आपको बता रहे थे कि इनपुट फंक्शन जब कॉल हो रहा था तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे 90 जब कंपेयर हो रहा है तो 90 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे ही वैल्यू को चेंज कर देना है। यहाँ पे इंट फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल देंगे तो ये जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है कि अब हमने वैल्यू डालना है 56, यू फेल्ड, राइट। कोई बच्चा को 70 आया, यू फेल्ड, लेकिन हमको पास कराना है तो 80 से ऊपर मार्क्स चाहिए, उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको 85 डाल दे रहे हैं, 85। अब ये यू गॉट ए।
अब हम उसको 90 से एवब डाल देते हैं, 91 डाल देते हैं, तो यू गॉट ए प्लस, राइट। तो आप देख रहे हो कि ये इफ और एल्स स्टेटमेंट काम कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, ओके यस सर। ओके, तो अभी हम एक गेसिंग गेम करेंगे और गेसिंग गेम में एक गेसिंग गेम डिज़ाइन करते हैं। और गेम डिज़ाइन करने का तरीका ये होगा कि एक जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के पास एक सीक्रेट नंबर होगा और हमसे प्रोग्राम पूछ रहा होगा कि सीक्रेट नंबर क्या है, और अगर वो मेरा सीक्रेट नंबर उस जो एक्चुअल वैल्यू जो कि स्टोर्ड है उसके कंपैरिजन में आती है, तो ये गेसिंग गेम में हम पास हो जाएंगे। तो हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप जो रॉक पेपर सीजर गेम होता है वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। वो भी हम फ्यूचर में डिज़ाइन करके देखेंगे जब हम लिस्ट वगैरह पढ़ रहे होंगे, लिस्ट टपल्स, तो उसमें गेम डिज़ाइन करके देखेंगे कि वो जो गेम है वो कैसे एक्चुअली इसमें प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन होगा। तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू डिज़ाइन गेसिंग, वी आर गोइंग टू रन ठीक। तो सबसे पहले एक सीक्रेट नंबर, चूँकि सीक्रेट गेस है तो सीक्रेट गेस हम स्टोर कर लेते हैं हमारे पास, जैसे 49 है, 49 एक सीक्रेट गेस है। अब हम यूज़र से आस्क करेंगे कि गेस नंबर, राइट। तो गेस नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल की इनपुट में आएगा। अब हम यहाँ पे जान चुके हैं कि इनपुट में इंटीजर फंक्शन पहले कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग वैल्यू डालेगा, इंटर योर सीक्रेट गेस, राइट। अब ये जो गेस होगा वो गेस हम अपने सीक्रेट वाले से कंपेयर करेंगे कि इफ द गेस नंबर, हाँ, जब भी आप अगर एक दो स्टेटमेंट आपने लिखा है तो आप टैब अगर टाइप करते हो तो ये जो ऑप्शंस आते हैं वो आप स्विच कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो जस्ट टाइप टैब, वो ऑप्शन आपको दे देगा तो आप लिख सकते हो, ये टैब हिंट है। इफ़ गेस नंबर इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर, यहाँ पे मैंने टाइप किया, ऑटोमेटिक देखो ये ले लिया, तो यू वॉन, एल्स लूज। एक सीक्रेट गेस है, तो सीक्रेट गेस में जैसे फॉर एग्जांपल हमें जीतना नहीं है तो हम 34 टाइप कर दिए, 67 ये फॉल्स होगा। फिर रन कर रहे हैं तो हमारा गेस है 49, तो ये 49 ऑटोमेटिकली जब ये हमारे सीक्रेट नंबर से कंपेयर करेगा, तो वो कंपेयर करने के बाद अब ये देखो, ये जो जितने भी ऑपरेटर थे वो चूँकि हमने स्टार्टिंग में देख लिए थे केवल यहाँ पे कि हाँ टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे बस एक एक लाइन में देखा था, बट जब इफ़ स्टेटमेंट या फिर आगे भी जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सभी में इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो भी चीज़ें उन सभी को हम लोग डिज़ाइन करते करते यूज़ करते रहेंगे और देखते रहेंगे, राइट। तो अभी तक पूरा इंटायर सेशन में आपको कोई भी डाउट, डेटा टाइप क्या है, इनपुट फंक्शन कैसे कॉल किया गया है, इंटीजर, एक्सप्लिसिट, यहाँ पे जब भी आपने सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन, राइट। पढ़ा है ना? तो सर ये क्लास एसटीआर के Yes, sir. आउटपुट में क्यों आई? वो एक्चुअली पाइथन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप, चूंकि एक क्लास होता है ना, उस क्लास, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर आई है, जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग क्लास की वैल्यू है, ये वैल्यू है इंटीजर क्लास की वैल्यू है। ऐसे बस ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये क्लास के अंदर नहीं है, बट ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये स्ट्रिंग क्लास की वैल्यू है। उसका टाइप हम लोग जानना चाह रहे तो वो उसी के लिए आ रहा है कि क्लास एसटीआर है और हाँ, क्लास ये इंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रिंग क्लास में। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे टाइप ही आप, प्रिंट करवा रहे हैं सर। हाँ, टाइप ही प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे टाइप फंक्शन में टाइप प्रिंट करता है, वो टाइप ही प्रिंट कर रहा होता है यहाँ पे। जब आप प्रिंट फंक्शन के साथ लिखते हो ना तो एक्चुअली वो क्लास के साथ प्रिंट करके देता है, लेकिन अगर आप जब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ ये, तो चूंकि प्रिंट स्टेटमेंट अपने आप में एक थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो ये पूरा क्लास बताता है कि किस क्लास में है। अब केवल यहाँ पे हमने टाइप लिख दिया,
9.0 लिख दिया था। तो ये जुपिटर का तरीका है बताने का, फ्लोट लिख देना, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे होगे तो वो बताएगा ऐसे टाइप करके। आप जब यहाँ पे रन कर रहे होगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये जो रन कर रहा होगा, आई थिंक हाँ ये रन कर रहा है, देखो यहाँ पे क्लास फ्लोट दिख रहा है। लेकिन चूंकि ये जुपिटर का इन्वायरमेंट है तो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो क्लास है ये हटा दिया इन्होंने, थोड़ा सा अपने आप को मतलब रिमूव कर दिया है। तो वो भी हम आगे जब रन कर रहे हो तो ये रिमूव करने का तरीका कैसे फाइंड करके वो रिमूव करेंगे, ये जुपिटर का मतलब बेनिफिट है। बट आप कोशिश करो कि जब भी कोई स्टेटमेंट लिखो तो वो प्रिंट के अंदर रह के लिखो ताकि पता चले कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, राइट। तो ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये इंटीजर क्लासेस हैं। यस सर। तो अभी का पूरा जो क्लास में हमने देखा वैल्यू क्या है, ये फॉर लूप वगैरह हमने देखा नहीं है, ये जस्ट पहले वाले के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन था। ये अर्थमेटिक टाइप्स हैं, पूरा क्लास जो अभी तक है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अर्थमेटिक टाइप्स कितने तरह के हैं, प्लस माइनस, डिविडेंड, मल्टीप्लिकेशन। एक यहाँ पे कैच था कि जब भी हमको प्रिंट करना होगा तो ये डिवाइड करने पे वैल्यू जो है वो फ्लोट की देता है। सिंगल डिवाइड जब भी आप यूज़ कर रहे होगे, जैसे प्रिंट आपने 9/3 लिखा, ठीक है, तो ये फ्लोट की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, कभी कभी आप जब आप फंक्शंस में यूज़ करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, तो आपको कभी कभी इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी, तो सर इंटीजर, ये फ्लोट बाय डिफॉल्ट देता है हाँ हमेशा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्लोट दे रहा होगा। आप अपने जितने ये जो प्रोग्राम है ये आप अपने इन्वायरमेंट में रन करके देखना, और रन करने के बाद ये फंक्शंस का यूज़ करके देखना, तब आपको इजी टू यूज़ होगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये इतना बेहतरीन मतलब डिज़ाइन से हम देख पा रहे हैं कि टाइप क्या है। अब यहाँ पे भी आप एकदम टाइप फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप फंक्शन को कॉल करके देख सकते हो कि आपका ये जो टाइप है, यहाँ पे देखो टाइप लिखा है यहाँ पे आपने, और 9/3 देखो यहाँ पे जब एक बार डिवाइड कर रहा है, यानी सिंगल डिवाइड पे ही जो टाइप है वो हमेशा फ्लोट देगा। लेकिन जब आप डबल डिवाइड करके आप आउटपुट ले रहे होगे तो ये आउटपुट इंटीजर टाइप में होगा। ये डिफरेंस है ये डिविडेंड ऑपरेटर का, राइट। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देखा। फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा। कंपैरिजन ऑपरेटर के टाइप्स देखे यहाँ पे। ये नॉट इक्वल टू है, यस सर। नॉट इक्वल टू का एक यूज़ नहीं किया हमने यहाँ पे, बट एक जस्ट फॉर इफ़, फॉर एग्जांपल कि इफ़ राम इज़ नॉट इक्वल टू राज, देन प्रिंट दे आर नॉट इक्वल्स। सी प्रोग्राम लिखना कितना इजी है, आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने लिखा और ये बस हमको नॉट इक्वलिटी का लिखना था, यहाँ पे हमने लिख के पूरा टेस्ट कर लिया पूरा, दैट सिंपल। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर देखे हमने, वो कंपैरिजन ऑपरेटर का डेमो देखा। हाँ, पाइथन का जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर में जब आउटपुट ले रहा होगा तो जब इसका जब आप टाइप चेक करना चाहो कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है क्या है, तो इसका जब जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर जब वैल्यू को टाइप कर रहा होगा तो उसका टाइप बूल होता है, बूलियन, राइट। अब आप यहाँ पे केवल बूल लिखा हुआ है क्योंकि इसका तरीका है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आपको अगर एक्चुअल देखना है कि ये किस क्लास के अंदर है तो आप यहाँ पे लिखो क्लास, और क्लास लिख के यहाँ पे आप चेक करो कि वैल्यू क्या है। ये क्लास बूल के अंदर आता है। तो जब भी आप इफ़ के अंदर स्टेटमेंट लिख रहे होते हो और इफ़ के अंदर ये जो कुछ वैल्यू कंपेयर हो रही होती है, यानी फॉर एग्जांपल 89 इज़ लेस देन 90 फॉर एग्जांपल, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा इसका टाइप बूलियन होता है, राइट। 89 इज लेस देन 90, राइट। अभी ये हमने देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया। उसके बाद ये प्लस प्लस ऑपरेटर का ये जो तरीका है, सी प्लस में प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट, और यहाँ पे जब आप लिखते थे यहाँ पे ऐसे करके जब आप लिखते थे यहाँ पे ++3, ये प्री इंक्रीमेंट है। 3++ यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। हमने इनपुट देखा, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन क्या है। एक स्टार्टिंग से कोई नंबर वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं वेरिएबल में, नहीं तो वो एरर हो जाएगा। वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन है। उसमें एक फंक्शन डिज़ाइन किया, यहाँ पे टाइप्स को कंपेयर करके देखा कि टाइप्स क्या है। अपना एज एक फंक्शन, सॉरी यहाँ पे टाइप फंक्शन, ये एक्चुअली पूरा क्लास में हमने ये फंक्शंस बनाया। फंक्शन के बाद वैल्यू इनपुट लिया, उसके बाद इफ एल्स का स्टेटमेंट देखा। एक मार्क्स का डिज़ाइन किया कि किसको कितना मार्क्स देने पे पास हो जाएगा, कौन फेल हो जाएगा इफ़ एल्स की कंडीशन में। एल्स इफ़
का जो रूल है वो इंडेंटेशन होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिख रहे होते हैं चीज़ को, उससे ये होता है कि वो जितने भी स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है वो उस इफ ब्लॉक के अंदर का कहा जाता है। लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन नाम पे मत जाइए, बस ऐसा काम होता है कि जब आप सेमी कॉलन लगा के कॉलन, ये जो सिंबल है कॉलन टाइप करके जितने भी लाइंस आप कोड लिख रहे होंगे यहाँ पे यू आर ग्रेट, तो जब भी आप मार्क्स टाइप कर रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे 98 लिख दिया मार्क्स, तो चूंकि 98 90 से बड़ा है और ये मार्क्स की वैल्यू आएगी 90 ग्रेटर, तो यहाँ पे इंडेंटेशन के अंदर आ रहा है स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पेसेस आपने एक्स्ट्रा ले लिया, उससे पाइथन को कोई एरर देने की कोई ज़रूरत नहीं। पाइथन कभी भी एरर नहीं देगा आपको अगर आपने लाइन में एक से ज़्यादा स्पेसेस ले लिए हैं या फिर एक से ज़्यादा लाइंस ब्लैंक छोड़ दी हैं आपने। तो ये इंडेंटेशन का मतलब ये है कि जितने भी लाइन इसी सेम लाइन के स्पेसेस से इंक्लूडेड हैं। हाँ, केवल एक ही बार जब आपने एल्स ब्लॉक लिख दिया तो उसके बाद ये एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा। फिर एल्स लिख दिया तो एल्स का, ऐसा नहीं कि एल्स इफ के बाद जब यहाँ पे लिख दिया आपने प्रिंट तो फिर ये वाला प्रिंट भी एल्स इफ के अंदर आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने इफ़ लिख दिया, उसके बाद अगर आपने एल्स लिखा है या फिर एल्स इफ लिखा है तो वो उसी के अंदर आ जाएगा, राइट। उसके बाद लास्ट में एक हमने गेसिंग गेम बनाया और गेसिंग गेम बना के ये टेस्ट कर लिया। तो एनीवन हैज़ एनी डाउट इन द इंटायर सेशन? जिनको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी तक के सेशन में। क्लियर है सर। किसी को कुछ समझ में ऐसा नहीं ना आ रहा है कि मतलब कहीं प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गई? तो अब सर ये करली ब्रैकेट को लेके है प्रॉब्लम। नो सर। कर्ली ब्रैकेट में बस ऐसे ही समझना कि कर्ली ब्रैकेट सी लैंग्वेज के लिए है, पाइथन में केवल कोलन यूज़ होता है। ये सारा चीट शीट मैं आपको दे दूंगा, आप मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कि जो भी आज की क्लास में हमने देखा है वो आप अपने प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जाना, उस सभी चीज़ को रन करके देखना, और रन करने के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ सकते हो, राइट। कोई क्वेश्चंस अभी? ओके सर। आप कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एकदम। सर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो ना? मैं टेलीग्राम ग्रुप में तो नहीं हूँ, बट आप लोग क्या करना कि आप जो भी, जैसे हमने आप जितना सारा कोड बनाए हैं तो उसमें आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 5 प्रोग्राम, हमने तो 20 प्रोग्राम अभी तक रन कर लिए होंगे इसी डेमोन्स्ट्रेशन में, 20+। आप खुद से रन करके देखो, कहीं से कहीं कोई एरर आ रही होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में आके पूछना कि सर हमने ये एरर देखा। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अतुल सर को बोल के मेरे को भी ज्वाइन करवा दें। तो आप क्या करना कि आप अपने कोड्स आपस में शेयर कर लेना उसी ग्रुप में, ताकि पता Yes, चल sir. जाए कि हाँ किसने क्या प्रोग्राम किया है। बाद में क्या करेंगे कि हम लोग एक अतुल सर अगर डिज़ाइन कर पाए बोल देंगे उनको, तो गिटहब लिंक बना देंगे और सब लोग ना अपने अपने कोड्स को वहाँ पे पोस्ट करना, और फिर टेस्ट करेंगे कि किसका कोड किस लेवल का है, क्या प्रोग्राम किसने कौन सा गेम बनाया, क्या किया। तो वो हम लोग गो थ्रू करेंगे साथ में लर्न करके, राइट। सर नोटबुक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, नोटबुक मैं शेयर कर दूंगा आपको, नोटबुक मैं अतुल सर को शेयर कर दूंगा, वो आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, आज का सेशन से समझ में कुछ भी समझ में आया आपको, थोड़ा सा भी समझ में आया तो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब एकदम धीरे धीरे एकदम शुरू करेंगे, क्योंकि फास्ट जा रहा है। ऐसे फास्ट मत समझना कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, आप उसी टाइम पूछ लो हमसे कि कहाँ डाउट है। कोई प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा नहीं 10 बार समझाना पड़े तो 10 बार भी समझाऊँगा, बस समझ में आना चाहिए आपको, राइट। आपका आइडिया है कि पाइथन को लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो। किसी भी चीज़ को लर्न करने का तरीका प्रैक्टिस ही है, लेकिन पाइथन का बेनिफिट ओवर एनी अदर लैंग्वेज है कि आप जब भी कोड को रन कर रहे होगे ना तो उसमें आपका टाइम बिल्कुल कम जाएगा। एक इंटायर पूरा 50 लाइन का सी लाइन का कोड आपको केवल 4 से 5 लाइन में पाइथन में हो जाएगा। दैट्स द बेनिफिट कि आप जब आप कोडिंग इन्वायरमेंट में, जब आप कंप्लीट प्लेसमेंट के लिए एग्जाम दे रहे होगे तो आपका कोशिश होगा कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें, कम से ज़्यादा लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हों जिनका हम यूज़ करें। तो वो बेनिफिट है पाइथन का ओवर एनी अदर लैंग्वेजेस, राइट। एनीबडी एनी डाउट एक्स्ट्रा किसी को? आज का सेशन वैसे ही ज़्यादा हो गया है टाइम, आप लोग कह रहे हो कि ज़्यादा देर तक पढ़ा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यस सर, Yes, क्लियर है। sir.
चलो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बता देना, मैं आपका जस्ट Yes, sir. 1 से 2 ईयर सीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ, हम लोग साथ में ही लर्न कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा आप लर्निंग एक्सपीरियंस टुगेदर होगा, ठीक है। तो आपको जब भी कोई डाउट हो, कोई आपको लगे कि मैं गलती कर रहा हूँ, नहीं समझ Okay, में आ रहा, साथ में पूछ लेना, और कोशिश करना कि जो नोटबुक मैं शेयर करूँगा उसका प्रैक्टिस करते रहना साथ में, और बस नेक्स्ट क्लास में उसका अपडेट करेंगे और सबका कोड देख एक बार गो थ्रू हो जाएंगे लास्ट क्लास में, और फिर नया नया कोड बस पूरा इन्वायरमेंट ये हुआ कि कोडिंग को लाइव में प्रैक्टिस करना है पाइथन का, नो थ्योरी, पाइथन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। पाइथन जैसे सी लैंग्वेज में पूरा थ्योरी होता था, स्ट्रक्चर यूनियन जितने भी सारी वो थ्योरी पढ़नी होती थी, पाइथन स्टार्ट ही होता है प्रैक्टिकल से और एंड ही होता है प्रैक्टिकल पे, तो बिना प्रैक्टिकल के इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए पाइथन का इतना ज़्यादा यूज़ है, राइट। सो चलते हैं फिर एवरीबॉडी, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड करें। ओके सर, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, Okay, sir. Yes, गुड sir. नाइट, थैंक यू Yes, सर। sir. थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, Thank you, थैंक यू sir. सर, Good Good night, night. sir. गुड Good night, sir. Good night. Sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट, बाय।